हेलो फ्रेंड्स। आज 31 दिसंबर साल 2025 का आखिरी दिन। आज जब पलट कर देखा तो रियलाइज हुआ कि कितना कुछ हुआ है इस साल में। और फिर एक थॉट आया कि जिंदगी में ठोकर खाना और गिरना तो सबके हिस्से में आता है, मगर कुछ लोग हैं जो संभल जाते हैं, पर हर कोई संभल नहीं पाता। और जो ठोकर खाकर संभल जाते हैं वो मुकद्दर का सिकंदर बन जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी असली ताकत की, जो हमें टूटने के बाद फिर से खड़ा होना सिखाती है, रेजिलियंस। मैं हूं लाइफ प्रिंट कोच वर्तिका। और मैं हूं माइंडसेट कोच योगिता। एब्सोल्युटली राइट वर्तिका जी। क्योंकि रिजिलियंस यानी बाउंसिंग बैक कोई सुपर पावर नहीं है जो कुछ खास लोगों में ही हो। ये वो मेंटल स्ट्रेंथ है जो हर कोई डेवलप कर सकता है, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए। और इस बहुत ही मीनिंगफुल टॉपिक के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जिनका काम सिर्फ साइकोलॉजी या थेरेपी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंसान की इनर जर्नी को डीपली टच करता है। सो वेलकम सर तेजवीर सिंह सदाना। तेजवीर जी एक जी यूनिक ब्लेंड है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, फिंगरप्रिंट एनालिस्ट, ज्योतिष आचार्य, एनएलपी प्रैक्टिशनर, मेटाफोरिस्ट और फैसिलिटेटर हैं। उनकी आइडेंटिटी की एक खूबसूरत एक्सप्रेशन है उनकी हार्टफेल्ट प्रोजेक्ट कुछ खास, जो उनकी पर्सनल जर्नी, जो एवोल्यूशनरी जर्नी थी, उससे जन्मा है। जब वो फेलिंग टू फेल के सफर से गुजर रहे थे और लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग के साइकिल से निकल रहे थे, तब ये उनके विजडम से जन्मा था। उनका बिलीफ बहुत सिंपल पर पावरफुल है। हर इंसान के अंदर एक यूनिक इम्प्रिंट होती है, और जब थेरेपी, साइकोलॉजी और एंशंट इंडियन विजडम उस इम्प्रिंट के हिसाब से पर्सनलाइज हो जाए, तो सिर्फ हीलिंग नहीं होती है, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। तेजवीर सर, कही सुनी पर आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम आपसे सीखने वाले हैं कि हम कैसे बाउंस बैक करें और स्ट्रोंगर बन सकते हैं। तो आज इस डिस्कशन के शुरुआत जो हम करने वाले हैं, ये आपकी पर्सनल जर्नी से ही हम करेंगे। सो मोस्ट वेलकम टू अवर शो। जी नमस्कार। और देवी श्री, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज आपने टॉपिक लिया है रेजिलियंस, ये एकदम एप्ट बैठता है आज की तारीख के साथ। साल का अंत गिन के या तो डाउन हो जाए आदमी, या साल की नई शुरुआत गिन के एक स्टार्टअप दे दे अपने आप को। बिल्कुल। थैंक यू जी। जी जी। बताइए। तो जैसा मैंने कहा कि अब आपकी पर्सनल जर्नी से ही हम इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, आज के डिस्कशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो आपके लाइफ में वो एक मोमेंट कब आया, या ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपने सच में सोचा कि भाई बस अब और नहीं हो पाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद आपने ऐसा क्या किया जो आज आप हमारे सामने कुछ खास लेकर बैठे हुए हैं? जी ऐसा है कि बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है जीवन में वो पाने की जी। जो उन्होंने चाहा हो। और थैंकफुली मेरी जर्नी के अंदर ऊपर वाले ने बोली है, इस दुनिया ने बोली है, या यूनिवर्स ने बोली है, वो सब कुछ दिया जो मैंने चाहा। ऐसा कभी नहीं हुआ है मैंने जो चाहा और मुझे ना मिला। सब कुछ प्राप्त हुआ। एंड उसके चलते कुछ साल बीतने पे आई रिमेम्बर, आई चोज के भैया इनफ इज इनफ, लेट मी क्विट दिस लाइफ। एंड उस दिन जैसे कई बार हम लोग नेगेटिव चले जाते हैं और विचारशील हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। और मेरे एक सबसे बड़ा दुख ये रहा, जो आपने बताया फेलिंग टू फेल में, मैं कभी फेल नहीं हो पाया। लोग फेल होते हैं और फिर सक्सेस की तरफ जाते हैं, कहावतें भी हैं हमारे पास, स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। बट मेरी कहानी में ऐसा कोई फेलियर नहीं है। एंड उस चीज ने मुझे पूरा झिंझोड़ दिया। And मैं बोले यार अभी इसमें तो कुछ तो चेंज करने जैसा है, ये स्टोरी वैसे नहीं चल सकती है, अपनी मर्जी नहीं चलती है। या तो आपका प्लान चलता है या ऊपर वाले का। और मेरा ही प्लान चल रहा था, और उस प्लान से मैं इतना दुखी हो चुका था कि मैंने बोला लेट मी क्विट। और उस दौरान मैंने काफी इंट्रोस्पेक्शन किया। देन आई डिसाइडेड कि अब के बाद ये जीवन मेरे खुद के लिए नहीं रहेगा, ये बाकियों के लिए रहेगा। और वहां फिर मैंने शुरुआत की कि ऐसा तो क्या है कि मैं फेल नहीं हो पाया, और ऐसा मैं क्यों देखता हूं कि लोग फेल होते हैं। तो मेरी जो सेट ऑफ एनर्जीज हैं, या मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो जानकारी है, वो दूसरों के काम लगे। एंड ये जितने आपने अलंकार पढ़े मेरी मेरे लिए,
ये सब अलंकार मेरे हर उस बदलाव के, उस मोड़ के निशान है, जहां मैं काम करता चला गया और बढ़ते चले गए। हर स्पीड ब्रेकर पे, हर ऑब्स्ट्रक्शन पे चल भाई आगे निकलते हैं। जैसे बहती हवा को और चलती हवा और बहते पानी को कोई रोक नहीं पाया, तो मैं बोला भैया चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने कि बहती हवा और जब बहते पानी को कोई भी रोक नहीं पाया है, और उसी तरह आपने भी आगे बढ़ना सीखा। सो क्या रेजिलियंस का मतलब स्ट्रांग बनना होता है या स्ट्रांग दिखना होता है? देखिए, रेजिलियंस मेरे हिसाब से एक आपका इंटरनल कंटेंट है। देखिए, हम लोग दो चीजें, थोड़ा इसको मैं समय लूंगा समझाने में। एक होता है कंटेंट, दूसरा होता है कंटेक्स्ट। कंटेंट होता है हम अंदर से क्या है, हमारे इंटरनल नेचर क्या है। कंटेक्स्ट होता है बाहरी सिचुएशंस, बाहरी मेरे रिश्तेदार और सिचुएशंस, बॉस, बीवी, बच्चे, वो सब। इंटरनल कंटेंट मेरा क्या है, वो मैं हूं। इन दोनों का सामंजस्य वो बहुत जरूरी है। तो इंटरनल कंट्रोल मेरा कितना स्ट्रांग है, वो रेजिलियंस है। मेरा कंटेंट कैसा है, इसके अंदर ये पावरफुल भी हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, ये कंट्रोलेबल भी हो सकता है, एंड एडजस्टेबल भी हो सकता वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। एक्चुअली मेरा अगला सवाल भी यही था। अभी आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास कोई इमोशनल सपोर्ट ना हो, फैमिली भी बहुत टॉक्सिक हो और फाइनेंशियल प्रेशर भी उसके ऊपर हो, क्या तब भी रेजिलियंस पॉसिबल है, या सिर्फ जो प्रिविलेज्ड लोग होते हैं ये उनकी ही बस की बात है, कि जिनको बाकी सारी फैसिलिटीज मिली हुई हैं? अभी कोई एक बेचारा समय का मारा है जो हर तरफ से पिट रहा है, ना उसके पास पैसा है ना उसके पास परिवार है, और जहां हाथ डाल रहा है वहां असफलता उसको मिल रही है, तो वो कैसे रेजिलिएंट हो? है। जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे बोला, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने बात किया, ये कंटेक्स्ट का बात किया। और हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई एक योद्धा की एग्जाम्पल लेते हैं, या एक म्यूजिशियन की एग्जाम्पल लेते हैं, जो हर रोज रियाज करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। अभी उसका मतलब ये नहीं होता है कि योद्धा को हर रोज लड़ना ही है, या हर रोज युद्ध करने ही है, या सिंगर को हर रोज परफॉर्म ही करना है। वो अपने आप को उतना स्ट्रांग बिल्डअप करते हैं। ये हुआ कंटेंट साइड की बात। जो आपने सवाल पूछा है वो कंटेक्स्ट के रेफरेंस में पूछा गया है। कभी भी इस यूनिवर्स का डिजाइन इतना सुंदर है कि कभी भी किसी को कंटेक्स्ट आउट ऑफ कंटेंट नहीं मिलता है। कंटेंट होता है तो ही कंटेक्स्ट मिलता है। और ये एक सुंदर अंडरस्टैंडिंग है हमारी। मतलब थैंकफुली बोलो या जो भी बोले, या मिसअंडरस्टैंडिंग बोले, हमारी वोकेबलरी हम लोगों ने ना थोड़ी खराब कर दी है, डिग्रेड कर दी गई है। हम लोग लोगों को टॉक्सिक देखते हैं। मेरे अंदर कहाँ पे वो सेंसिटिविटी है, या मेरे अंदर क्या टॉक्सिसिटी है, वो मैं नहीं देखता। और वो देखना बहुत जरूरी है। ये जितने भी कंटेक्स्ट हमें दिए गए हैं, उस इंसान के लिए जरूरी है टू ओवरकम द चेंजेस और ब्रिंग इन दोज चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड। अभी एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप समझिए। रेजिलियंस इज लाइक एन इंजन ऑफ लाइफ। अभी मेरे पास पावरफुल इंजन है, तो अगर मेरे पास चढ़ाई चढ़ने को आ रहा है, तो मैं उसके साथ चढ़ाई चढ़ भी सकता हूँ, एक्सेलेरेटर दबा के ऊपर चढ़ भी गए। पर वहीं पे जब ढलान आ रही है, तो उस टाइम पे वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो जो एक्सेलेरेटर का काम है, वो ब्रेक का काम हो जाता है। तो हम लोग को इंटरनल कंटेंट वो इस्तेमाल करना चाहिए जो है। वो ऐसा बात हो गया कि हमारे पास थाली या बफे में सब कुछ है, पर हम लोग क्या इसको कंज्यूम करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, इट्स अ चॉइस विच वी टेक। और हमारे अंदर ये लगातार सिचुएशंस हमारे पास इसी के लिए आती हैं। मेरे पास पूरे जीवन में सिचुएशंस वैसी आई हैं कि जहां मुझे सपोर्ट मिली, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं। वो सपोर्ट इसके लिए दी गई ताकि वो दूसरों तक एक्सटेंड हो। मुझे मुझसे बाहर निकलने की जरूरत है, और दूसरों के लिए आज बहुत लोगों को सपोर्ट चाहिए। तो मैंने अपना लाइफ पर्पस वो डिसाइड कर ही दिया है कि ठीक है, जिसको जो योग्य लगे प्लीज लेके जाओ, मैं देने बैठा हूं जितना मेरे पास हो सकेगा।
बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हमको अगर चढ़ाई चढ़नी है तो अगर हम रोज तैयारी कर रहे होंगे तो एक्सीलेटर पे आराम से पैर जाएगा और हम आगे चढ़ जाएंगे। बट कभी कभी जब हम आगे चढ़ रहे होते हैं या हम दुनिया के साथ भी होते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी हमारा है साथ में, कंटेंट भी है हमारा, बट कभी कभी दिमाग से एक आवाज़ आती है कि तू फेल हो जाएगा, अब ये मत कर, भले ही वो सही रास्ता हो। तो अपनी इस आवाज़ को कैसे ट्रेन किया जाए? जी, इसमें ऐसा है कि हमारी आदत ये है कि हम लोग जो कंटेक्स्ट है उसके ऊपर इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि उसको परमानेंट रियलिटी समझ बैठते हैं, उसको ट्रूथ समझ बैठते हैं। जबकि परमानेंट रियलिटी हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। जो हमारे यहाँ पे इल्यूजन या माया का नाम दिया गया है, मिथ्या जगत का नाम दिया गया है, हम लोग सिचुएशंस को परमानेंट समझ लेते हैं। हम लोग उसमें ब्रेक नहीं लेते, डिसोसिएट नहीं करते अपने आप को समय नहीं देते। देयर इज नो कंपल्शन ऑन एनीबडी टू टेक अ डिसीजन एट एनी मोमेंट एक्सेप्ट लाइफ एंड डेथ के मोमेंट से बात है। बाकी पूरा जीवन इंसान की चॉइसेस के लिए दिया गया है कि इट इज योर ओन लाइफ, इट्स ए ब्लैंक कैनवस। तुमको कौन सा रंग इस्तेमाल करना है वो तुम्हारी चॉइस। ब्रश भी तुम्हारा, रंग भी तुम्हारा। आज तुमने पूरा, मान लीजिए एक समय ऐसा भी होता है, कई लोग इस रेफरेंस को मेटाफोरिकली अगर बात करें, कई लोग बोलते हैं कि यार मेरे जीवन में तो सिर्फ काला ही रंग है। पॉसिबल है, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर थोड़ा जरा शांति रखिए। जब काले रंग के कैनवास के ऊपर गोल्ड कलर के टच दिए जाएंगे, जो कि आखिर में ही दिए जाते हैं, उसके बाद जो निखार आता है उसकी बात ही नहीं है। तो वो पेशेंस, वो सहनशीलता, वो हमें चाहिए ना। हमें इतनी जल्दबाजी क्यों है? हम लोग मतलब मैगी नूडल क्यों समझ रहे हैं जीवन? इसको आराम से, जीवन को आराम से जियो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके पास सॉल्यूशंस अपने आप चल के आते हैं, रास्ते अपने आप खुलते हैं। हम्म, आपको खुद में बैलेंस होके बैठना है। 4 सांसें ज्यादा ले लो, अभी डिसीजन नहीं लोगे, कल सुबह ले लोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? सही तो बात। ये जो पेशेंस जब डेवलप करते हैं तो बहुत सब बदल जाता है। वेरी डीप एक्चुअली, मतलब ये थोड़ा बैठ के शांति से सोचने वाली बातें हैं ये जो भी आप बोल रहे हैं। मतलब इट्स जस्ट नॉट अ डिस्कशन, सिर्फ डिस्कशन के लिए नहीं है। इसको बहुत इंटरनलाइज करने की जरूरत है और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चीजों को देखने और समझने की जरूरत है। मगर मेरे दिमाग में अब इसका ऑपोजिट आ रहा है, जैसे कुछ लोग बहुत रेजिलिएंट होते हैं, ठीक है। तो हम्म। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब आप बहुत ज्यादा रेजिलिएंट हो, बिल्कुल हमेशा फाइट करने के लिए रेडी हो, हमेशा उठ के खड़े होने के लिए तैयार हो, तो समटाइम्स यू ड्रेन योर सेल्फ मोर। अपने आप को बहुत ज्यादा ड्रेन कर लेते हो, एग्जॉस्ट कर लेते हो। अननेसेसरी कई बार ऐसा लगता है कि आप स्ट्रांग बन रहे हो, जबकि एक्चुअली आपको उस समय पे अगर जरूरत है तो आपको हेल्प मांग लेनी चाहिए। कहीं एक्सटर्नल सपोर्ट की अगर कहीं कोई जरूरत हो तो वो एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए भी आपको हाथ आगे बढ़ा लेना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? जो आपने सवाल पूछा है इसको मैं थोड़ा ब्रेकअप करके जवाब देना चाहूंगा। जी। साइकोलॉजी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको लोकस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल इंटरनल और एक्सटर्नल। उसी चीज को थोड़ा और ब्रेकअप करके देखते हैं। या तो इमोशनल स्टेबिलिटी और इंटेलिजेंस की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपने पूछा, दो चीजें। मान लीजिए मैं एक बुल जैसा हूं, सांड जैसा, जहां पे इंटेलिजेंस उस लेवल की नहीं है पर इमोशंस पूरे हैं। मैं किसी भी सिचुएशन को उस तरीके से रिव्यू नहीं करता हूं जो करना चाहिए। मैं इमोशनली रिएक्ट करना शुरू कर देता हूं। मुझे मान लीजिए एंगर आ रहा है और तो मैं एंगर में ही चला जा रहा हूं, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं कर रहा। सो मुझे मेरी इंटेलिजेंस को भी प्रयोग में लाना है। जब इमोशंस का तूफान चल रहा है तो मुझे ये खुद की अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे कहाँ ब्रेक लगानी, और इस चीज को मैं कैसे खुद को साथ अप्रेज करूं। मेरा खुद का अप्रेजल, खुद के साथ एक सिस्टम डेवलप करना रहता है। ये कहने से, सोचने से, वो चाय की टपरी पे बैठ के नहीं होगा। ये हमें बहुत प्रैक्टिकली होके प्रैक्टिस करना रहता है। तो जब ये बैलेंस आपका, इमोशनल स्टेबिलिटी और इंटेलिजेंस का जब बैलेंस आ जाता है, बेटर रहता है। नहीं तो आप, मैं इसका दूसरा केस भी ले लेता हूँ जो आपने बताया। मान लीजिए somebody इज टू एनालिटिकल। हम लोग इसको एक दूसरी भाषा में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के हिसाब से भी देख सकते हैं।
या तो मैं बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो गया या मैं बहुत इमोशनल हो गया, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास ना रही। जो मैंने आपको इंजन ऑफ लाइफ का बात किया था, उसमें बताया था इंजन की एक फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, पावर के साथ साथ कंट्रोल भी होना चाहिए, एक रिफाइननेस होनी चाहिए। ये हर पल, हर कंटेक्स्ट, हर सिचुएशन हमें हमारी जो भी हम लोग कंटेंट लेके आए हैं उसको रिफाइन करने की दिशा में ही मददगार है। और एक मेरे एक्सपीरियंस के साथ आई शेयर दिस। गुरबानी के अंदर एक लाइन लिखी गई है, नानक दुखिया सब संसार। एंड आई यूज टू वंडर कि यार ये सारा संसार दुखी ऐसा क्यों है? आगे लिखा है कि भाई ऊपर वाले के नाम पे आधार ले लो तो बेटर है। बट उस चीज ने मुझे क्वेस्ट पे डाला। और जब हम लोग पर्सनैलिटी के एनालिसिस और ट्रेसेस वगैरह करते हैं, स्पेशली मान लीजिए फिंगरप्रिंट ले रहे हैं या मैं कभी एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंस लेता हूँ, तो मुझे एक भी प्रोफाइल ऐसी नहीं मिली है जो दुखी ना हो। मेरे पास वो लोग भी हैं जिनके पास आज विजिबिलिटी शायद 50% है, आने वाले समय में 20% रह जाने वाली है, मतलब दे आर गोइंग टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस। मेरे पास वो लोग भी हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो पैसे की वजह से दुखी। तो दुखी तो ऐसा सब है, अगर उस जेनरिक मुझे नेगेटिव बायस रख के बात करनी है। बट वहीं अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे सब जगह सुंदरता दिखाई देती है, और इतनी बढ़िया दिखाई देती है कि आपको ऊपर वाले ने पूरा पार्टनर बना दिया हुआ है। वो भी 50-50 का नहीं बनाया है, 80-20 का बनाया है कि भाई साहब तुम तुम्हारी कर लो, थोड़ा सा मेरी तरफ से तड़का लगा ले। और इसी के लिए एक गुरु नानक देव जी ने भी बात कही है, जिसको हम लोग आजकल कोट करते हैं बट हम लोग भूल जाते हैं कहाँ से सोर्स आता है। वो है, मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे जग को जीत लिया। और ये बहुत ही जो बढ़िया, बहुत सुंदर। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपकी जितनी भी ऑडियंस है सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, इसको टुकड़ों में और थोड़ा बार बार सुने। ये इकट्ठा डाइजेस्ट होने वाला कंटेंट नहीं दे रहा। नहीं है, बहुत ही बढ़िया। सच में एकदम से डाइजेस्ट नहीं होगा अगर हमने, अगर बार बार नहीं सुना या फिर ध्यान से नहीं सुना। तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि कंटेंट हमारा, भगवान ने हमको दी है चीज़ें, 80% हमारे हमारे हाथ में अथॉरिटी कि हम चाहें तो बदल लें। लेकिन ऐसी जी। सिचुएशन, जब कंटेक्स्ट जब चेंज होता है ना, कि फेलियर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि आदमी खुद को ही प्रॉब्लम समझने लगता है, तो उस टाइम पे आइडेंटिटी कैसे रीबिल्ड करें? इसको दो तरीके से देखा जाता है। या तो मैं दीवार के साथ सर पटकता रहूं, या दीवार के साथ में उसको एक कैनवस बना के अपना एक सुंदर डिजाइन पेंटिंग क्रिएट करूं। और इसी दीवार को लेके दूसरा एक मेटाफर दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग सबके डिजाइन अलग अलग हैं, ऑडियंस में सब लोग अलग अलग तरीके के सुन रहे हैं। कई लोग कोशिश करते हैं कि मुझे ये दीवार गिरानी है और उसके लिए बहुत एफर्ट करते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज इतने से हैं, पर मैं एफर्ट बहुत कर रहा हूं, नहीं हो रही। किसी भी दीवार को तोड़ने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा छेद होना जरूरी है। आपके पास थोड़े रिसोर्सेज हैं, उसके साथ जस्ट कीप फोकसिंग ऑन दैट एंड स्टार्ट वर्किंग। दीवार में छेद अगर हो गया तो उसको बड़ा करके आप खिड़की बना लो, दरवाजा बना लो, या दीवार ही निकाल दो, वो चॉइस आपकी। इसी चीज को एक अलग तरीके से देखा जाता है, जिसको हम लोग, कई बार लोग आते हुए बात करते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो है, हम उसको बोलते हैं एलिफेंट इन दी रूम। आपके कमरे के अंदर जो हाथी घुस गया है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। आके बोलते हैं मेरे पास स्पेस नहीं है, ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, ये नहीं। बोले अरे भाई, तुमने जो हाथी खड़ा कर रखा है उसको पहले बाहर निकालो। और क्लाइंट जब भी टिपिकली आते हैं तो इनकी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स के अंदर वो हाथी का जिक्र नहीं होता है। एज ए काउंसलर्स हम लोगों को वो देखना रहता है कि यार इनके पास क्या हमें नहीं बताया जा रहा, और वो जानना जरूरी है, वो समझना जरूरी है। इस मौके पे एक छोटा सा एक केस ध्यान में आ रहा है, इफ अगर आप अलाउ करें मैं शेयर करना चाहूंगा। देर इज दिस लेडी जो 54 की एज में काउंसलिंग के लिए आए। एंड मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं जो हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के हिसाब से आते हैं कि हमें काम बढ़ाना है। इनका था कि मैं साउंड थेरेपिस्ट हूं तो मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है एंड आप उसमें मदद करिए। दैट इज व्हाट शी केम इन एंड सेड दिस। एंड आई एम लाइक 54 एंड ये, मतलब मैडम आपका बिजनेस बिजनेस तो हम लोग करेंगे बात, आपकी शादी के बारे में बताइए। एंड शी वेंट साइलेंट एंड इट टुक 15 मिनट्स फॉर हर टू कम एंड शेयर दिस, दैट ही इज प्लानिंग फॉर ए डिवोर्स। मैं बोला मैडम ये बिजनेस का क्या चक्कर है? बोलते हैं कि भाई हमारे
इनके ऊपर और मेरे ऊपर लोन चल रहे हैं, मुझे वो लोन खत्म करने और इनको फ्री कर देना है। जबकि डाइवोर्स में आजकल ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक दूसरे से चाहते हैं कि भाई कितना पैसा निकाल लें या अगले को कितना नुकसान पहुंचा दें, बिकॉज मेरे अंदर वो इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है। एंड आई एम लाइक ओके, ये तो केयरिंग है, पर कहानी कुछ और है। तो जब डिस्कशन करने बैठे, देन आई वी डिस्कवर कि इनके इंटरनल साउंड को लेके कुछ इरिटेशन है मैडम, जो कि ये भूल गए थे। इनके बचपन से इनके अंदर का ये एक फीचर है। और जब मैंने जिक्र किया कि आपको साउंड थेरेपी इसके लिए हो, बिकॉज साउंड में आप इरिटेशन फील करते हो, नहीं ठीक है, ये वो करके बात निकाला, हम लोग सेशन कंटिन्यू हुआ। आफ्टर सम टाइम ही सेड कि यस यू आर राइट। आई सेड टेल मी व्हाट हैपेंड। ही सेड जब मैं 35 की थी, कैरियर का पीक चल रहा था, इनको स्नोरिंग की आदत, और स्नोरिंग के चलते में मेरी नींद खराब होती थी, तो हम लोगों ने बेडरूम अलग कर दी है। और ये 19 सालों में अलग बेडरूम में रहते रहते हम इतने दूर आ गए। ये इंटरनल कंटेंट और कंटेक्स्ट का ही बात हुआ। ऐसा तो है नहीं कि कंटेंट खराब था या कंटेक्स्ट खराब था, बट दोनों में मिस अलाइनमेंट थी। अगले दिन बुलाया गया, बातचीत की गई। आज चौथा साल हो गया है, हर साल दिवाली पे मिठाई जरूर आ जाती है, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। मतलब रियली अमेजिंग कि वो जो आप बोलो ना बड़ा एलिफेंट, Truly वो amazing. एलिफेंट उन्हें दिख ही नहीं रहा था, और वो एलिफेंट नहीं एक्चुअली चूहा था स्नोरिंग। जी। True. और उसकी वजह से यहाँ डिवोर्स होने वाला था, जस्ट बिकॉज ओ माय गॉड। वही है कि सच में कई बार हमें चीजें उसकी फेस वैल्यू पे कुछ और दिखता है, जबकि डीप अगर हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें, थोड़ा और गहराई में जाने और समझने की कोशिश करें, तो शायद बहुत छोटी सी कोई बात होती है, कोई बहुत छोटा ट्रिगर या कोई बहुत मामूली सी बात किसी की हर्ट कर गई हो, ऐसा ही कुछ निकलता है एंड में अगर हम जाएं तो। मगर हम उतने पेशेंस के साथ वहां तक जाने की कोशिश ही नहीं करते, हम सुपरफिशियल मैं बोलता लेवल। हूँ कि कई बारी हमें एफर्ट कभी कभी वो भी नहीं करना चाहिए, जी। बट हमें जस्ट अलाउ करना चाहिए। जो भी घटित हो रहा है, जो अनयूजफुल है, जो अनयूटिलाइज्ड है या अनवांटेड है, या जो रिसोर्सफुल नहीं है, उसको जाने दें। हम लोग जाने नहीं देते हैं, चीजों को पकड़ लेते हैं, कंटेक्स्ट को रियलिटी समझ लेते हैं और वो सत्य मान लेते हैं हमेशा के लिए। हम्म। वो टेम्परेरी है। आजकल बहुत बारी होता है कि पेरेंट्स वर्किंग है, ऑफिस में जो कुछ भी घटित हुआ घर में घुसे और सीधा बच्चों के सामने बिल्कुल। अपना एक्सप्रेशन देखा, और बच्चे सेंसिटिव। तो कई बारी पेरेंट्स को सुझाव दिया जाता है कि भाई तुम घर में सीधा मत घुसा करो, थोड़ा ब्रेक ले लो, 2 मिनट सांस ले लो, अपने आप को ठीक कर लो, देन एंटर। आप जो कुछ भी आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड है घर के बाहर छोड़ दीजिए, घर के अंदर फैमिली को कम से कम स्माइलिंग फेस दीजिए। ट्रू। वो डिफ्रेंसिएशन करना हमें नहीं आता है, हम भूल जाते हैं, और हम्म। हमें बार बार रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं। ये जो बार बार करने वाली चीज है ना, ये है resilience। जो कि शुरुआत में मैंने कहा था कि बहते पानी को चलती हवा को रोकना मतलब नहीं है। तो आज हम लोग घास काट देते हैं, पेड़ पौधे हम लोग देखते हैं, नेचर हमारे सामने है। पतझड़ का मौसम हर साल आता है। पत्ते सूखते हैं और झड़ते हैं, पेड़ नहीं सूखते। पत्ते पुराने एक्सपीरियंसेस की तरह निकल जाते हैं और फिर नए एक्सपीरियंसेस के लिए पेड़ तैयार हो जाते हैं। ये रेजिलियंस ही तो है, नेचर का रूल है रेजिलियंस। मेरी सांसें हैं, बाहर निकल जाती हैं, फिर अपने आप अंदर आ जाती हैं, अंदर। और ये हर पल घटित होता है मेरे साथ। तो ये रेजिलियंस नहीं है तो क्या है? मेरे बॉडी सेल्स हर रोज मर रहे हैं, हर रोज नए बन रहे हैं। और सेल्स को कैसे पता कि कौन से सेल को नाखून बनना है, किसको लीवर बनना है, किसको आंख बनना है, किसको दांत बनना है? ये एक इंटेलिजेंस है जो इनेट है, इंट्रिंसिक है, हमारे अंदर का कंटेंट। हम उसको छोड़ के बाहर कंटेक्स्ट में इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं। हम्म। आज अगर हम लोग जो काम कर रहे हैं, या जिस प्रोफेशन में आप हैं या हम हैं, उसमें ये हम लोग हर रोज देखते हैं कि अटेंशन स्पैन अवेयरनेस का क्या हाल हो रहा है। आज हम लोग मान लीजिए ये वीडियो को ही हम 1.5 घंटा चलाएं, हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू वॉच? वेरी फ्यू। ठीक है, हमें तो फीडबैक आने वाला है कि इसको कट शॉर्ट करें, हमें इसको स्निपेट्स बना के दें, हमें ये बिल्कुल। करें वो करें। बट मैं वही कहता हूं कि आप बार बार रेफर करें, समय दीजिए अपना।
आप इकट्ठा हजम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। भगवत गीता के अंदर समय रोका गया और श्लोक बाय श्लोक डिलीवर किया गया। हम्म। बिल्कुल सही। अचानक सब डाउनलोड नहीं हो गया था। नहीं हो जाता। वैसे ही हर रोज थोड़ा थोड़ा अपना करते रहने का अपने आप रेजिलियंस आ जाती है। हमें कोई ढूंढने नहीं जाना है, मैन्युफैक्चर नहीं करना। हम्म। एक्चुअली जैसा भी आपने बोला कि हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा करना है, अपने आप रेजिलियंस आ जाती है। तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है एक्चुअली कि जो थोड़ा थोड़ा करना है, तो अभी आपको तीन में से एक चीज चूज करना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि थोड़ा थोड़ा मतलब हमें अपना रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए रूटीन बनाना है, या हमारी जो अपने साथ रिलेशनशिप है उसको हमें रोज थोड़ा थोड़ा करके और स्ट्रॉन्ग करना है, या हमें अपने माइंडसेट के ऊपर डेली काम करना है। इन तीनों में से क्या है जो रेजिलियंस को बिल्ड करने में हमें हेल्प करेगा? मैं इन तीन चॉइसेस को कंबाइन करके एक ही कर देता हूँ। ओके। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस हैं, तीनों चॉइसेस हैं। हम्म। जैसा मेरा मेकअप रहेगा उस हिसाब से मैं हर चॉइस को देखूंगा, जैसे मेरा इंटरनल पर्सनैलिटी है उस हिसाब से। हम्म। पर आप कोई भी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इसमें आ जाए, कोई भी रेफरेंस आपके पास है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हर मोमेंट में आपके पास चॉइस अवेलेबल है, हमेशा, हर पल। कभी हमारे पास बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो आते हैं कि हमारे पास टर्मिनली इल पेशेंट है और हमें डॉक्टर बोलता है चॉइस ने वेंटिलेटर में रखे या ना रखे। रेजिलियंस वहां भी काम आती है। रेजिलियंस वहां भी काम आती है जब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें एक हेल्थ इशू है, बट हम लोग रुकेंगे नहीं, क्रॉनिक है, हम लोग लगे रहेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, इसको जितना वेल ऑफ कर सके, जितना बेटर एक्सपीरियंस खुद को दे पाए। रेजिलियंस इज अ चॉइस जो हम लोग खुद को देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। इट्स अ चॉइस, इट्स आपके अंदर है फीचर। ये वैसी बात हो गई कि आपके पास मोबाइल फोन है, एप्स हैं बहुत सारी, पर आप में से कितने यूज करते हैं उस ऐप को। और इसमें जस्ट एक अवेयरनेस चाहिए कि यार जो कुछ भी घटित हो रहा है वो एक लेवल का सत्य मान सकते हैं, पर वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है और सिचुएशन है, निकल जाएगी। मैं अभी इस पल में मुझे क्या करना है, मेरा रोल क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे अपने डिजायर्स क्या है, उनका एक सामंजस्य तो मुझे लगातार बनाना रहता है। रिजिलियंस दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो चॉइस है कि हर रोज सुबह मुझे नहा के तैयार होना है, मुझे खाना खाना है कि नहीं खाना है, मुझे काम पे जाना है कि नहीं जाना है। रेजिलियंस वो समझ भी है कि भाई आज तूफान आ रहा है तो मैं अपने आप को एक सेफ जगह पे रख लूं, आज मुझे एक्टिविटी नहीं करनी। जो मैंने सांड की, बुल की एग्जांपल दी थी, उसके अंदर भी वो सेफ स्पेस पे जाके खड़े हो जाते हैं। जो पत्ते गिरते हैं या पेड़ है, अभी एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ये पेड़ों से अच्छा याद है एक, और ये रेजिलियंस का तो एक्सपेरिमेंट हो चुका है। पेड़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है, एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाता है कि भाई तुम आपको ऐसा मतलब हम लोग अच्छा बनाए करें, एक लेवल की सेफ्टी तक ठीक है। बट इंटरेस्टिंगली एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ था जहां पे उन्होंने पूरा ग्रीन हाउस बना के काफी सारे स्पीसीज को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया, और ये 10-15 साल तक चला। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। और इन सब प्लांट्स को बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया गया। टर्नआउट क्या हुआ कि इनके पास जो स्टेबिलिटी थी, जो रेजिलियंस थी, वो खत्म हो गई। रेजिलियंस किन में थी? उन पौधों में जो इस ग्रीन हाउस के बाहर थे, जिनके पास हर रोज का वो एक्सपोजर था मौसम का। कभी बहुत कड़कती धूप थी, कभी बहुत तेज बारिश थी, कभी तूफान थे, तो कभी सर्द रातें थी, कभी बर्फ गिरी थी। और वो हर रोज ये कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते थे और कुछ ना कुछ चलता रहता था। पर इन पौधों ने चॉइस ली थी कि हम तो रहेंगे भाई, विद ड्यू फ्लेक्सिबिलिटी। और हम लोगों ने देखा है आपके बचपन में, आपके घर के पास वो पेड़ हैं जो छोटे थे और इतने सालों से खड़े हैं और ताकत हो गए। तो ये रेजिलियंस तो ऑब्वियस है, जो हमें सब तरफ दिखती है। ये हमारी चॉइस है, हम देखना चाहते हैं कि नहीं। बहुत ही बढ़िया सो सर, ये बहुत चॉइस ही पे आ अच्छा। जाता यस। सो आपके हिसाब से बर्थ और डेथ जो एंड पॉइंट्स हैं दोनों, उनके बीच में हर मोमेंट पे चॉइस है।
जी, हर इनफैक्ट मोमेंट मैं हमें तो थोड़ा और बी और आगे डी के जाता बीच हूँ में कि चूज करना है। हाँ, मैं तो इनफैक्ट इसके आगे भी निकलता हूँ कि ये हमारी पोस्टिंग है इस बर्थ की, नेक्स्ट बर्थ में कहीं और। कहीं तो और। जो हमें पोस्टिंग दी जाती है वो हमारी कैपेबिलिटीज पे दी जाती है। मान लीजिए मैं कमांडो हूँ, कैपेबल हूँ, तो मुझे गेस्ट रूम में, ड्राइंग रूम में अच्छे से बैठा के नहीं रखा जाएगा ना। मुझे तो स्पेशल मिशंस पे भेजा जाएगा जो बहुत दूर है, जो डिफिकल्ट मिशंस हैं। सो ये रिजिलियंस का एग्जाम्पल आज सबके लिए कि मेरी यहाँ की लाइट चली गई है बट स्टिल आई एम कंटिन्यू। सो एक सर लास्ट सवाल, एक ब्रूटली ऑनेस्ट एडवाइस जो आप देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो हर बार गिरते हैं, आई एम फाइन का मास्क पहन लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इन लोगों के लिए ब्रूटली ऑनेस्ट एडवाइस एक ही है, ये जो झूठ का नकाब पहनते हो ना, ये मत पहनो। जब तक मैं खुद से झूठ बोलूंगा ना, उससे ज्यादा झूठा कुछ होता नहीं है। और आपने, आई डोंट नो हाउ डू यू फाउंड दिस आउट, बट जब मैंने जीवन में चॉइस लेनी शुरू की थी, तब एक चीज मैंने कसम ये खाई थी कि मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, पूरी दुनिया का मुझे नहीं पता। और एज ऑन डेट जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं, सेशंस करते हैं, कई बारी क्लाइंट्स फीडबैक भी देते हैं कि आप बहुत ब्लंट हो एट टाइम्स, यू आर वेरी शार्प एट टाइम्स, बिकॉज दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउ ऑनेस्ट आई एम विद माई सेल्फ। मेरा कमिटमेंट आप लोगों से नहीं है, मेरा कमिटमेंट खुद से है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा खुद से। वो जरूरी इसके लिए है ताकि जो भी सिचुएशन चल रही है उसके अंदर मेरे पास अभी मैकेनिज्म नहीं है हैंडल करने के, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं कैसे हैंडल करूं, तो मैं अभी ब्रेक ले लेता हूं। लेट मी टेक अ ब्रेक, लेट मी स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी थिंग्स विच आई कैन मैनेज, आई कैन हैंडल एट माई एंड। मेरे अंदर क्या घटित हो रहा है उसका जिम्मा मेरा है, दूसरे क्या क्या घटित हो रहा है वो तो उसका है। उसमें अंतर कर पाना बहुत जरूरी है। दूसरा है, आज मेरे पास मान लीजिए कोई रिसोर्सेज की कमी है या मेरे अंदर स्ट्रेंथ मुझे नहीं मिल पा रही, काइंडली गो एंड आस्क। उस टाइम पे मेरा अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए। और थैंकफुली आज के जमाने में चीजें, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दे कैन रीच आउट टू एनी काउंसलर। अगर लोगों को लगता है कि नहीं रीच आउट करना है, हेल्पलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से, दे कैन सीक सपोर्ट। उसके बाद एक बार सपोर्ट मिलनी शुरू होती है, तब बहुत क्रिटिकल रोल आता है रीअलाइनिंग योरसेल्फ। बिकॉज मैंने एक सफर शुरू किया था, उस दौरान ये सिचुएशन आ गई। मैंने क्यों शुरू किया था, क्या था उस टाइम पे, मैं गोल को या पाथ को उसके हिसाब से रीअलाइन करना या रीसेट करना जरूरी है। और इन सब के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम और स्पेस को जगह देना। हम लोग जब तक टाइम और स्पेस इन दोनों को अपना काम करने देंगे, सिर्फ मैं ही हूं और मेरे करने से ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है। आज मैंने बीज बोया है, हार्वेस्ट आने में समय लगने वाला। मान लीजिए मेरे पास शॉर्ट टर्म का बीज है या मीडियम टर्म का है या लॉन्ग टर्म है, तो मैंने मल्टीपल हार्वेस्ट सोइंग सीजन करने हैं, अलग अलग बीज बोने हैं। उनको समय देना है, कुछ शायद 15 दिन में फसल दे दे, कुछ शायद 10 सालों में दे। ये चॉइस हमें हर वक्त लेनी है, और यही रिजिलियंस है कि हर रोज सुबह उठो, अपनी खेती करो, या शिकार का ले हो तो शिकार पे जाओ। बहुत बारी होता है कि हंटर को शिकार नहीं मिलता और फार्मर को हार्वेस्ट नहीं मिलती, हमारे पास इनफ एग्जांपल्स हैं। पर इनमें से किसने फार्मिंग छोड़ दी या हंटिंग छोड़ दी या फिशरमैन ने फिशिंग छोड़ दी, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। सो जो नकाब, ब्रूटली ऑनेस्ट यही है कि नकाब हटा दें, असलियत का सामना करें। वेरी एटलीस्ट अपने ब्यूटीफुल। आप से। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो चलिए, अभी जैसे आपने कहा कि सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस बात को लेते हुए मैं आती हूँ थोड़े से आध्यात्मिक एंगल या स्पिरिचुअल एंगल पे, कि ये जो हम रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ सर्वाइवल है, या कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी लाइफ का पर्पस या हमारी लाइफ या स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जुड़ी हुई होती है? ये आपसे मैं जानना चाहूंगी। हालांकि मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, मगर फिर भी आपसे और क्लैरिटी चाहूंगी इस बारे में।
मैं थोड़ा इसके अंदर और एक स्टेप बैक करता हूँ। आ, हमारे सबके जीवन के अंदर बहुत सुंदर दो करेक्टर आए हैं, एक कृष्ण जी का और एक अर्जुन। और गीता का एक श्लोक है जो जिसकी एक लाइन ही सबसे ज्यादा कोट की जाती है, सेकंड लाइन कोट नहीं करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और आगे। बट मैं श्लोक की जानकारी नहीं देना चाह रहा हूं, मैं उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझते हैं। वहां पे बहुत स्पेसिफिकली कहा गया है, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शंस। कंसिक्वेंसेस हमारे डोमेन में नहीं है। कई बारी लोग ये समझ लेते हैं कि कंसिक्वेंसेस हमारे डोमेन में नहीं है, तो मैं इन एक्शन में चला जाऊं, मैं कुछ भी ना करूं, वो भी गलत है। मैं एक मुझे बैकग्राउंड दिया गया है, वहां पे मुझे एक रोल दिया गया है, मैं एक डेप्यूटेशन पे इधर आया, मुझे संदर्भ दिया गए हैं, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, बॉसेस, जो भी बोले, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे ऑपरेट करना है। अभी मेरे अंदर कैपेबिलिटी तो है, पर क्या मुझे वो याद है कि नहीं, बात उतनी है। और उसको अनकवर करने के लिए ये सिचुएशंस आती है। और इनफ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास हनुमान जी की भी एग्जाम्पल दी गई है कि जिन पर क्षमता थी और फिर समय के साथ भूल गए, फिर उनको याद कराया गया। ऐसे तो कितने हैं। हमारे पास गणपति जी की भी एग्जाम्पल है, शक्ति स्वरूप से पैदा हुए थे, इंटेलिजेंस बोले जो भी बोले, बट बैलेंसिंग फैक्टर नहीं था। तो वहां पे बैलेंसिंग फैक्टर लेके आ गया कि तुम तुम्हारे अहंकार को कम करो, और फिर उनके ऊपर गजराज का सिर जो लगा और गणपति जी का रूप आया। ये लगातार बैलेंसिंग चलती रहती है, ये कंटिन्यूअस जर्नी है। हम लोग डिपेंडिंग ऑन फंक्शंस या हमारे एक्सटर्नल सिचुएशन क्या है, हमारी ड्रेसिंग चेंज करते हैं, उसी हिसाब से हमें रोल दिए जाते हैं। तो समय के साथ हमेशा बढ़िया ही ड्रेस पहननी है, कई बारी तो हमें अनड्रेस भी होना होता है जब मुझे नहाना है। मैं एक रियलिटी नहीं पकड़ सकता, पर इन सब के अंदर हमारी जर्नी होना, कंटिन्यूअस प्रोसेस, बस वही है। बहुत ही अच्छे से आपने एकदम क्लियरली समझा दिया। आई थिंक मेरे ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर, अब एक बहुत पर्सनल सवाल पूछ रही हूँ कि अगर लाइफ आपको फिर से वही कोई टफेस्ट सिचुएशन दे जो आपकी लाइफ में रह चुकी है ऑलरेडी, तो आप क्या हम्म। फिर से सरवाइव कर पाएंगे? और कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे? मैडम, हाइपोथेटिकली यस, बट मैं नहीं चाहूंगा उसको दोबारा जीना, पॉसिबल भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग ये सवाल वैसा हो गया कि मैंने नर्सरी प्री प्रेप किया, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड प्राइमरी किया, सेकेंडरी किया, मैं फिर से जाके वो करना चाहूं तो इंटेलेक्चुअली जवाब दिया जा सकता है। बट असलियत ये है कि हम लोग जितना आगे बढ़ते जाते हैं, सिचुएशंस उतनी ही डिफिकल्ट आती है। ईज उनको लगता है जो डेवलप हो चुके हैं, वो एक्सटर्नल रियलिटीज को उतना टफ नहीं गिनते। और कभी भी डिवाइन डिजाइन जो मेरी समझ में आया है, वो उतना ही आपको देता है जितनी आप में क्षमता है। आपकी क्षमता से अधिक कभी भी आपकी परीक्षा नहीं ली जाती है। या इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, आप परीक्षा तभी देते हैं जब आप में क्षमता है, वरना यू आर नॉट अलाउड टू इवन सिट इन द एग्जाम, यू आर नॉट एलिजिबल। आप में क्षमता है तो बस इसका इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना ही नहीं करना, वो मेरी चॉइस है, वो मेरी रेजिलियंस है। बढ़िया। चलिए, अब मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगी सोच सोच के बोलने का। अब जो मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ वो धुआंधार आपको वन वर्ड में आंसर करने हैं। ठीक है? ये भगवान, सो हाँ जी, हाँ जी। जी, सो वन वर्ड में बताइए, रेजिलियंस क्या है आपके लिए? अरे, आपने पानी पी के लेट कर दिया। सोच लिया। अरे नहीं नहीं, सोचा नहीं, गला सूख रहा था। मेरे जो इमीडिएटली दिमाग में आया वही जवाब आपको देता हूँ। जी, रेजिलियंस मेरे लिए क्राइसिस से विक्ट्री की जर्नी है, उस जर्नी का नाम गुड। और रेजिलियंस का सबसे बड़ा दुश्मन? है एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन या रेजिस्टेंस। हम्म। एक चीज जो लोग रेजिलियंस के बारे में गलत समझ लेते हैं? झूठ को सच समझ लेते हैं। टफेस्ट जो लेसन? अभी टफेस्ट लेसन जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। ओके। और
एक मैसेज शॉर्ट में जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें। बहती पानी की तरह बहते रहो, चलती हवा की तरह चलते रहो। ना उनको कोई रोक पाया, ना बांध पाया है, तो तुमको कोई रोक पाएगा। ये ब्यूटीफुल। नया साल आपके लिए शुभ रहे, बढ़िया रहे। इट वाज फन, अच्छा ऐसी मजा मेरी आया। शुभकामनाएं हैं। बहुत हाँ, अच्छा। अगर वो कोई पॉइंट दोबारा बोलना चाहें जिसपे मैंने आपको कट कर दिया, आप उसको बोल सकते हैं अभी। आपने कहीं कोई कट नहीं किया है। जी इनफैक्ट बढ़िया चला। रादर मैं कुछ मेटाफर्स, मैं कुछ एक मेटाफर्स, मेरे एक भाषा है बात करने जी की। जी जी, वो बिल्कुल। कॉन्शियसली हम लोग एक लेवल तक काम करते हैं, अनकॉन्शियस लेवल पे अलग तरीके से काम करते हैं। मैं अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स हैं, लोगों के मेंटल इमेजिंग अलग अलग रहती है। तो मैं कुछ एक मेटाफर शेयर कर देता हूँ रेजिलियंस के नाम पे, कम से कम इनको काम लगेगा। जी जैसे कि एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए कि आसमान आप हैं, सिचुएशंस आते जाते मौसम है। ये है रेजिलियंस। हम्म काले बादल को कोई नहीं समझा सकता कि सूरज कहाँ है। उसको समय देना होता है, हटना होता है। सूरज हमेशा रहता है, वो है रेजिलियंस। चेस बोर्ड आप हैं, उसके ऊपर खेले जाने वाला खेल प्यादों के साथ, वो सिचुएशन है। चेस बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सी सिचुएशंस आ रही हैं और वो कैसे प्ले आउट हो रही हैं। उसको सिर्फ अवेलेबल होना होता है कि खेल लो यार, तुम भी हो जाओ खुश। ये वो इंजन है जिसमें इमोशंस और इंटेलिजेंस का बैलेंस है। बहुत रिफाइंड इंजन है जिसमें ना जाने कितना लोड खींचने का भी दम है, हम्म, कितनी भी स्पीड ले सकता है, और क्षण भर में कहाँ रुकना है, कितनी देर रुकना है, वो भी पता है। ऑल द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कॉन्वर्सेशन। सो अगर 2025 ने आपको धक्का दिया है तभी तो आप 2026 में पहुंच गए। तो याद रखिए कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो धक्के हमें आगे ही बढ़ाने आए हैं। इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए आज का मंत्रा मेरे साथ रिपीट कीजिए। मैं अपनी पेस पर हूँ। जो पीछे रह गया वो सीख था। मैं गिर कर भी खुद पर भरोसा करती हूँ। मैं गिर सकती हूँ पर वहीं से स्ट्रांग बनकर उठना भी जानती हूँ। बिल्कुल। तो जो भी मेरे ऑडियंस आप जुड़े हुए हैं कही सुनी के साथ, जहां कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ बातें सुनी जाती हैं जो दिल के किसी कोने तक पहुंच जाती हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे इस सेफ प्लेटफॉर्म के साथ। कई बार हम अपने आसपास किसी को टूटा हुआ देखते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। आज इस नए साल की नई शुरुआत करें। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिनको आपको ऐसा लग रहा है कि हौसले की जरूरत है, उनको उम्मीद बढ़ाने की जरूरत है। सो विश यू ऑल So अ वेरी wish you हैप्पी न्यू all a ईयर। happy new year. Thank थैंक यू। you. थैंक यू जी। आप सबका साल Thank शुभ you. रहे, सुंदर रहे।